हेलो गाइस, वेलकम टू एयर साइंस एकेडमी। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एयर साइंस एकेडमी पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी लेक्चर नंबर 2 रियल नंबर का, है ना। तो लेक्चर दूसरे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, जहाँ तक देख लिए हूँ उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। तो लेक्चर अभी रिविजन चल रहे हैं, तो इसमें ओनली लेक्चर ही मिलेंगे, और जब नया सेशन होगा तो उसमें आपको एक्सरसाइज करवाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। तो अभी एक साथ अगला सा मोटिवेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर्स को शुरू करते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ों पर, है ना, दो चीज़ों का ध्यान रखो। पहली तो, है ना, पहली जो खोया है उसका यानी कि पहले जो खोया है उसका कोई गम नहीं, और जो है वो किसी से कम नहीं। ऐसी सोच की हमेशा चलना। डेफिनेट है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेट से मिले या जल्दी मिले, पर मिलेगी ही। तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे है वहाँ से हम लोग टॉपिक्स को शुरू करते हैं। पहले जो हम लोग पढ़े हैं भाजिया भाजी तक देख लिए थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ते हैं तो आज की टॉपिक होगी परिमेय। कहाँ से होगी? परिमेय से। परिमेय संख्या कहाँ से? परिमेय संख्या। एट लास्ट तक देखिएगा, अंतो अंत तक बहुत ही मजा आने वाले सिद्ध करने वाले प्रश्न दिया जाएगा। अभी डेफिनेट इस को पूरा पूरा एंड करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो लास्ट तक देखिएगा, सिद्ध करने वाला 5 नंबर का VVI बताया जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो परिमेय संख्या देखिए ध्यान से। परिमेय संख्या के सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या आती है, यानी कि वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जो वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q अर्थात, है ना, अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में, है ना, है ना, रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? परिमेय संख्या। यानी कि शॉर्टकट समझिए कि जो संख्या P बट्टा Q के रूप में मिले, और ये P की जगह पे कोई पूर्णांक यानी कि पूर्णांक हो, Q की जगह पे भी क्या हो? कोई पूर्णांक हो, तो उस संख्या को हम लोग कहेंगे, उस संख्या को क्या कहेंगे? हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी कि कोई भी संख्या अगर भिन्न यानी P बट्टा Q के रूप में हो, और P और Q की जगह पे कोई संख्या अगर है, वो संख्या पूर्णांक में है ना, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो P बटा Q के रूप में बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें परिमेय संख्या में 3/4। देखिए ध्यान से, 3/4 ये भी किस में आता है? पूर्णांक से। पूर्णांक संख्या में -1 -2 -3 -4 ऐसे करके कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक भी इधर आ सकते हैं। 0 से हो गया, प्लस में जाइए 1 2 3 4 अनंत तक जा सकते हैं। और इसी के श्रेणी में से ये भी क्या आते हैं? ये वाले जो 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो ये दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक है। और ये किस रूप में? P बट्टा Q के रूप में। तो हम इसे क्यों न कहें कि ये परिमेय है? तो ये कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या है। कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या है, क्योंकि P बट्टा Q के रूप में इसे लिखा गया है। आगे देखिए 5/2। बताइए 5/2 कैसी संख्या? 5/2 कैसी संख्या? 1/4 कैसी संख्या, है ना। अब √4 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? बताइए परिमेय संख्या है या नहीं? तो √4 का वर्ग कितना? 2 नहीं कुछ तो बट्टा में, तो P बट्टा Q के रूप में हो गया। तो √4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। रूट हम लोग बात करें कि 9/16 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या। 3/4 आ गया तो कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या। अगर हम बात करेंगे 0.3 कैसी संख्या है? तो दशमलव हटाया, बट्टा में 1 दिया, दशमलव के बाद जो संख्या उसके लिए 0 3/10, यानी कि ये भी पूर्णांक है। तो ये किस रूप में आ गया? बट P बट्टा Q के रूप में। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। 22/7 कैसी संख्या? 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक P बट्टा Q के रूप में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। कैसी संख्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई।
अब देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर p बट्टा q के रूप में कोई संख्या मिले और p और q की जगह पे कोई पूर्णांक दिखे तो उसे जो हम लोग कहेंगे वो प्रमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिए, अगले जो टॉपिक होने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। अगले जो टॉपिक है वो अप्रमेय संख्या। क्या है? अप्रमेय। परिमेय अगर समझ में आ गया तो जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं? अप्रमेय संख्या समझने वाले। क्या समझने वाले? अप्रमेय संख्या समझने वाले, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे जो हम लोग कहेंगे अप्रमेय संख्या कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। यानी कि p बट्टा q के रूप में जिस संख्या को नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। क्या, कौन सी संख्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं √2। क्या हो गया? √2, यानी कि √2। क्या ये √2 जो है अगर p बटा q के रूप में, अगर मानो कि कोई व्यक्ति ने कह दिया कि सर नहीं कुछ है तो बटा में 1 हम अगर दे दे तो कोई दिक्कत, तो p बटा q के रूप में यहाँ पर लिख तो दिए, पर p की जगह पे क्या होना चाहिए था? पूर्णांक। क्या होना चाहिए था? पूर्णांक। q की जगह पे क्या होना चाहिए था? पूर्णांक, है कि नहीं? तो ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए था? पूर्णांक। पर 2 जो है पूर्णांक, ये √2 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक की श्रेणी में आता है -1, -2, -3, -4, -5। कहीं पे आपको पूर्णांक में ये वाला रूट वाला दिखने को मिलता है संख्या? नहीं ना। अगर रूट वाले संख्या नहीं दिखने को मिल रहा है तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ये संख्या क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। और p के q की जगह पे पूर्णांक होना जरूरी है परिमेय के लिए। तो ये वाला √2 बटा जो 1 हुआ, ये यानी कि अगर 1 से ये जो √2 हुआ, √2 क्या कहलाएंगे? अप्रमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अप्रमेय संख्या कहलाएंगे। कौन सी संख्या कहलाएंगे? अप्रमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कि जो p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या कहेंगे। तो आगे देखिए ध्यान से, तो √2 कैसी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या। √3 का बात करें, कैसी संख्या हो गई? अप्रमेय संख्या। ए से सूचित करते हैं। √3 कैसी संख्या? अप्रमेय संख्या। रूट यानी कि या पाई का बात करें, पाई कैसी संख्या? अप्रमेय संख्या, है ना। पाई कैसी संख्या हो गई? अप्रमेय संख्या हो गई। अब अगर बात करें कि हम 1/√7 कैसी संख्या? तो अप्रमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक की जगह, यानी कि p बटा q, यानी q की जगह पूर्णांक नहीं है तो कैसी संख्या हो गई? यानी कि अप्रमेय संख्या है। तो √3 भी अप्रमेय हो गया, पाई भी अप्रमेय हो, 1/√7 भी अप्रमेय संख्या दिखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि 0 है ना, 0.3, 0.3, है ना, 2, 4 ऐसे करके आ ही रहा है ये, है ना। तो ये आ रहा है तो ये कैसी संख्या हो जाएंगे? ये जो संख्या हो जाएंगी, यानी कि ये बार आ ही रहा है, कट ही नहीं रहा है, ये संख्या आ ही रहा है, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ये संख्या जो हो जाएंगी अप्रमेय संख्या हो जाएंगे। कैसी संख्या हो जाएंगे? अप्रमेय संख्या हो जाएंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसी संख्या को हम लोग अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो आगे हम लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी ले हम लोगों ने क्या देखा, परिमेय देखिए, क्या क्या देखिए हम लोगों ने, परिमेय को देखिए और किसको देखिए, अप्रमेय को देखिए। परिमेय संख्या और किसको देखिए हम लोगों ने, अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोगों ने अभी देखे। तो चलिए इससे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। ये परिमेय से अपरिमेय की कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है, ध्यान से देखिएगा। बताइए 1/√2 कैसी संख्या है ना। दूसरी नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, पाई कैसी संख्या है ना। अगली क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, है ना, रूट 49 बाय अगर 64 कर दी वो कैसी संख्या हो गई बताइए, है ना। अगर ये कह दे हम लोगों ने, ध्यान से देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है 2/7 कैसी संख्या है। पांचवा नंबर का बात करें हम लोगों ने तो √49 बताइए कैसी संख्या है। अगले नंबर 6 नंबर देखिए कि क्या है, 6 नंबर है 1/√20 कैसी संख्या है बताइए। 7 नंबर का हम लोग बात करें, 7 नंबर में ध्यान से देखिए, 7 नंबर में बात करें 0.3214 ... ये कैसी संख्या है बताइए। ये 7 प्रश्न बताना है आपको कि ये कैसी संख्या है, परिमेय इसमें से कौन सा, अपरिमेय इसमें से कौन सा है। तो बताइए परिमेय संख्या इसमें से कौन सी, ये कैसी संख्या बताइए, ये कैसी संख्या है। तो ये संख्या देखिए p/q के रूप में तो है, पर p और q यानी q की जगह पे कैसी संख्या है, ये संख्या क्या पूर्णांक है, नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या है। ये पाई यानी कि पाई कैसी संख्या है, तो ये भी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए परिमेय या अपरिमेय बताइए, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ये संख्या है देखिए, यहाँ पे वर्गमूल इसका हो जा रहा है 49 का कितना निकल के आता है 7, और 64 का कितना निकल के आता है 8, यानी कि 7/8 और ये p/q के रूप में आएंगे, और ये दोनों पूर्णांक तो कैसी संख्या हो जाएगी, यानी कि परिमेय। परिमेय यानी कि p से हम लोग इसे सूचित करते हैं। ध्यान से देखिए आगे देखिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन 2/7 कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या। √49 कैसी संख्या, तो 7 नहीं कुछ बटा में एक परिमेय संख्या, ये भी हो गया। 1/√20 ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। ये यहाँ पे 0.3214 ... ये भी संख्या कैसी है, तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते। एक बातों को ध्यान से रखिएगा कि एक यानी कि जो पाई है, पाई जो है ध्यान से देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। पाई देखिए ध्यान से, पाई जो है एक अपरिमेय है, पर पाई का जो मान निकलेगा 22/7 है, वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है। ये संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें आता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी कि एलसीएम, और दूसरा क्या आता है एचसीएफ। तो इससे संबंधित हम लोगों ने कुछ बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित हम लोग कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं हम लोगों ने। तो एलसीएम में जैसे कि अगर आपको दे दे, तो ये सारे बच्चे को आते होंगे, फिर भी हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। बताइए इसका एलसीएम क्या निकल के आया। तो एलसीएम कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस प्रकार से कर देंगे, फिर कितना से लगाएंगे 2 से, यानी कि सबसे छोटा से लगाते हैं। अगर 2 को कटना है तो कंपलसरी है, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये नहीं कटा 9 हो गया। फिर कितना से लगेगा 3 से, 2 आ गया इधर, 1 आ गया इधर, 3 आ गया, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एलसीएम इसका क्या हो गया 2 दूनी, यानी कि लिख दो पहले यहाँ पे, उसके बाद ही कर लेते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल गया, कितना निकल गया 24। कितना निकला एलसीएम जो निकला वो 24 निकला। उम्मीद है सारे बच्चों को आते होंगे। तो एलसीएम कितना निकल गया 24, इसकी एलसीएम निकल के आ गया। अगर यहीं पे इसको दे दे, ध्यान से देखिए, अगर यहीं पे एचसीएफ दे दे,
HCF दे दे कि बताइए 4 और 14 का HCF कितना होगा, तो कैसे निकालिए 4 से, यानी कि HCF में हमेशा छोटा से बड़ा को भाग की तरह दिया जाता है। ध्यान से देखो, तो छोटा कौन हो गया 4, 4 से किस में लगाएंगे 14 में, 4 का को कितना में पड़ेंगे तो 14, ये 14 से कम आए तो 4 तिया 12, है ना। यानी कि 4 में से अब यहाँ से घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 ये से कट गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से बन जाए तो यहाँ पे ऐसे खींचो और ये वाले जो संख्या है इसको यहाँ पे डाल दे, फिर इससे इसको भाग दे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4 से 4 गया तो 31, कितना आ गया यहाँ पे 4 2 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या निकल के आया 2, ये 2 क्या है ध्यान से देखिएगा, पहले वाले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल। और नीचे वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेष, क्या बोलते हैं शेष फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेष फल बोलते हैं। ये जो निकल के आया इस HCF का जो भाजक निकल के आया, भाजक कितना आया, भाजक जो है इस HCF का वो आया 2, यानी कि HCF का जो आंसर बन के आया वो कितना हो गया 2। इसी यानी कि 4 और 14 का HCF कितना आ गया 2 आया, कितना आया 2 आया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हुई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने का प्रयास करते हैं और टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले जो एक और टॉपिक है ध्यान से देखिए, टॉपिक है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का टॉपिक में देखिए, टॉपिक है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड देखिए ध्यान से, 24 देते हैं ये संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, कैसे करेंगे, पहले कितने से लगाएंगे 2 से, छोटा वाला 6, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर कितना से लगाएंगे 2 से, 6 दूनी 12, फिर कितना से लगाएंगे 2 से 3 दूनी 6, फिर कितना से लगाएंगे 3 से, 3 एका 3, ये आ गया। तो यानी 24 का गुणनखंड क्या सब निकल के आया 1 2 3, यानी कि 2 3 निकल के आया और 1 3 निकल के आया और 1 हो गया। तो ये जो हो गया क्या हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड आपको दिखने को मिलता है। क्या है ये 24 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। अगर आपको दे दे कि 90 का बताइए, 90 का कितना होगा, तो पहले कितने से लगाया 2 से 45, फिर किससे लगाया 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 90 का कितना निकल के आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1, तो ये किसका निकल के आया अभाज्य गुणनखंड 90 का निकल के आया, यानी कि संख्या जो 90 है वो अब उसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं। चलिए टॉपिक को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। टॉपिक में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM लिखिए, तो LCM यानी कि LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या याद करना है HCF और LCM भी याद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से टॉपिक देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो देखिए 18 दे दिए और 24 दे दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM भी निकालना है HCF भी निकालना है। तो 18 का गुणनखंड बताइए क्या क्या हो सकता है। 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो 18 का जो गुणनखंड किस किस से 18 कट सकते हैं, 18 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 18 गुणनखंड देखिए, 18 2 से भी विभाजित होंगे, 18 3 से भी विभाजित होंगे, है ना। 18 जो है 3 से विभाजित होंगे और 18 अपने आप यानी कि 9 से भी 18 क्या होंगे अपने आप से भी क्या होंगे विभाजित, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किस किस से 9 से भी विभाजित होंगे, यानी कि 18 जो है ध्यान से देखिएगा 2 से, है ना, 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 से होंगे, 3 से होंगे, 9 से होंगे, है ना। ये सारे संख्या से क्या होगा ये विभाजित होंगे।
किस किस से होंगे ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे नहीं हो रहे तो काट ही लीजिए, देखिए ध्यान से। पहले 2 से तो 9 आ गया, 3 से भाई कितना आ गया, 3 आ गया, 3 से रहेगा फिर 1 आ गया, तो 2 गुने 3 गुने 3 आ गया। फिर कितना आ गया 24, 24 का कर लीजिए फटाफट साइड में। 24 से गुणनखंड 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो कितना आ गया 24 का, बताइए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 24 का गुणनखंड यानी कि इस सब का HCF कितना आ गया। देखिए HCF में क्या होता है, दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है। ये 18 में जो है 24 में वो है या नहीं। तो 2 देखिए, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे, ये दो तीनों में से कोई 2 ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इस दोनों को लिया। अब इसमें 2 है ही नहीं, 3 है तो 3 इधर से 1 ले लिया। अब इधर 3 है ही नहीं, तो क्या निकल के आया, 2 निकल गया और 3 निकल गया। तो HCF जो निकला 18 और 24 का, वो कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। कितना निकल के आया, 6। और LCM का बात करिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM बताइए क्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या यूज हुई है, तो 2 और 3 है। यहाँ पे संख्या कौन कौन सा है, 2 और 3 है। बताइए सबसे ज़्यादा बार 2 किस में आया है, तो नीचे वाला में 1 2 3, तो 3 बार 2 को लिख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो नीचे वाला सबसे ज़्यादा बार, तो नीचे वाले में से लिख लिया। उसके बाद देखिए 3, 3 में किस में सबसे ज़्यादा बार, तो ऊपर वाला में। तो 3 हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला में से 2 आया है तो 2 को लिख लो। अब गुना करो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 या 72। तो 72 इसका क्या निकल के आया, LCM। और HCF कितना निकल के आया, 6। तो ये हम लोगों ने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालने का तरीका। ये क्या देखे हम लोगों ने, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF तथा LCM निकालने की तरीका को हम लोगों ने देखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले जो टॉपिक है ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को, है ना, अभाज्य गुणनफल के गुणनफल जो है उनके गुणनफल के रूप, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें यानी कि अभाज्य गुणनखंड, है ना, गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जैसे दे दिया हम लोगों ने 24, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल होता है उस रूप में ही इसको छोड़ देना है। तो 24 का कीजिए, पहले कितना से लगाइए, 2 से 12 आ गया, फिर 2 से 6 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। तो कितना आया 24 का, बताइए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, कितना हो गया, 2 का क्यूब गुने 3। यही क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि गुणनफल के रूप में ही ये स्थित है। अगर ये आपको दे दे कि 16 का, बताइए 16 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। तो पहले कितना 2 से तो 8 आ गया, फिर 2 से 4 आ गया, फिर 2 से 2 आ गया, फिर 2 से 1 आ गया। 16 कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया। तो 1 2 3 4 आ गया, तो 2 का पावर 4 यानी गुणनफल के रूप में ही दिखाया गया। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना कुछ इस प्रकार से करते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और जो एक जैसी संख्या दिखे उसको पावर में लिख लीजिए, है ना। और जो संख्या एक जैसे न हो तो उसको उसी प्रकार से गुणन के रूप में ही व्यक्त रहने दीजिए, तो वो खुद ही बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में ये स्थित दिखने को मिलेगा आपको। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगर समझ में आ गया तो। और आप लोग जरूर 125 का कमेंट में बताइएगा, ठीक है, 3125 का कमेंट में बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, HCF और LCM के संबंध को देखते हैं। ध्यान से देखिए,
तो हम लोग देखते हैं HCF टॉपिक आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं HCF एंड LCM के संबंध को देखते हैं, के संबंध को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि संबंध, यानी कि HCF और LCM से संबंधित प्रश्न को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, LCM और LCF के से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी ध्यान से देखते रहिए, यानी कि HCF और LCM से संबंधित प्रश्न को अगर कोई व्यक्ति ने आपको कह दिए कि कोई कह दिया आपको कि बताइए 15 और 40 का HCF क्या होगा, 15 और 40 का HCF, तो 15 का और सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, 15 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या करिएगा, गुणनखंड, तो 15 गुणनखंड क्या आ जाएगा, 3 गुने 5 आ जाएगा। 40 का गुणनखंड क्या सब आएगा बताइए, 40 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 40 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करना चाहिए तो करिए 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया, ये आ गया इसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो 15 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, तो HCF इसका क्या निकल के आएगा बताइए। HCF देखिए कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन इसमें, तो HCF कितना आ गया 5, उसके अलावा कुछ इसमें कॉमन देखने को मिलते ही नहीं, तो HCF कितना आ गया 5। LCM बताइए, LCM कितना होगा, LCM बताइए, LCM कितना होगा, तो LCM यानी जो सबसे अधिक बार क्या है इसमें 2 आया है, नीचे में 3 बार, तो 3 बार लिख लो। ये 3 कितने बार आया है, 1 बार आया, तो 1 बार लिख लो। 5 1 बार, तो 1 बार ही लिखो, तो कितना आ गया ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 5 का 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना आ गया 12, तो 120 आ गया। तो 120 क्या हो गया LCM, यानी 15 और 40 का LCM कितना हो गया 120 हो गया, और इसका HCF कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया, इसका HCF 5 हो गया और LCM जो हो गया वो 120 हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो संख्या है, अगर हम कह दें यहाँ पे जो संख्या इससे प्रश्न HCF LCM संबंधी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जो संख्या आप लोगों ने अभी देखिए उस संख्याओं का क्या कर देना है, गुना है, संख्याओं का गुना, संख्याओं क्या कर देंगे हम लोग, गुना, संख्याओं का गुना कर देंगे। अब देखिए संख्या जो उसका गुना कर देते हैं और बराबर में HCF है ना, HCF और LCM को हम लोग, HCF और LCM का भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं, यानी कि संख्याओं का गुना बराबर HCF और HCF गुने LCM भी कर देते हैं। संख्या का जो गुना है बताइए, संख्या कौन है 15 और 40, 15 और 40 का करोगे तो कितना आएगा, 15 जगह 60, कितना आ गया 600 बराबर। HCF देखो, HCF कितने हैं, HCF कितनी है, तो HCF जो है 5, LCM 120, 12 पंचे 60, जीरो का जीरो, तो दोनों तरफ कितना है 600 600, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, यानी कि किसी भी संख्या, दो संख्या हो तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा HCF गुने LCM है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या होता है LCM, यानी कि HCF गुने LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुने LCM के बराबर है। तो बात इतनी समझ में आ गई होगी, इतनी उम्मीद है मुझे। दो संख्या गुने यानी कि ए गुने बी बराबर कितना हो गया HCF गुने LCM, यही फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल है ना बराबर क्या होता है HCF गुने LCM, LCF गुने क्या होता है LCM, इसका आंसर हो गया। अब इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति ने क्वेश्चन कर दिया, बताइए 12 और कौन है 12 और 24 क्या है, 24 और 60, 24 और 60 का मौसौ 12 है, तो LCM बताएं, LCM क्या होगी, LCM क्या होगी। अगर ये दोनों का जो है मौसौ है वो 12 है, तो LCM यानी कि लघुत्तम क्या होगा, यानी कि दो संख्याओं में से यानी कि 24 और 60 का जो मौसौ निकला वो 12, तो LCM पूछ रहे क्या होगा। तो बताइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्या
फल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। ए गुने बी यानी दो संख्या क्या, 24 गुने 60 बराबर एचसीएफ कितने हैं, 12 गुने एलसीएम। एलसीएम तो वह कितने हो गया, 24 छः 24 के 4 और 6 दूनी 12 दो 14 हो गया। 6 24 के 4 6 दूनी 12 दो 14 जीरो हो गया। इधर कितना हो गया, 12 गुने एलसीएम है ना। तो संख्या को संख्या की तरफ यहाँ पर लिख लीजिए 144 जीरो, इधर 12 एलसीएम संख्या को संख्या की तरफ भेजे है ना। 6 दूनी 12 7 दूनी 14 दूनी 4 जीरो है ना। 6 का 6 और 12 छक 72 दो 72 और ये जीरो का जीरो हो गया। तो कितना आ गया, 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 120। एलसीएम कितना आ गया इसका, 120। तो दो संख्याओं का जो है यानी 24 और 60 का जो मौसम 12 है, तो एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 इसकी एलसीएम आपको दिखने को मिल गया। हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, मानिए ध्यान से देखिए। यदि यहाँ पे लिखिए, यदि HCF है ना, यदि है ना, यदि HCF 72 और है ना 72 और 100 यानी कि 72 और 120 का, किसका 72 और 120 का है ना, HCF जो है 172 यानी कि 72 और 120 का जो HCF आपको दिखने को मिलेगा वो 24 है। कितना, 24 है। तो है ना 24 है, तो बताइए इसका एलसीएम कितनी होगी। इसका जो है एलसीएम यानी कि एलसीएम जो होगा है ना 72 और 120 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। यानी कि एचसीएफ जो है 72 और 120 का एचसीएफ 24 है। तो बताइए कि एलसीएम 72 और 120 का कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ जो है ना, तो एचसीएफ यानी 72 120 ये दोनों इसका, इस दोनों का जो एचसीएफ यानी कि 72 और 120 का जब एचसीएफ किए तो एचसीएफ के बराबर आया है 24। तो बताइए एलसीएम 72 120 का ही करे तो कितना आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होते क्या है, एलसीएम ए गुने बी यानी कि 72 गुने 120 बराबर एचसीएफ कितना हो गया, 24 हो गया, गुने में एलसीएम हो गया है ना। संख्या को संख्या की तरफ तो 72 गुने 120 हो गया, फिर 24 इधर बराबर एलसीएम हो गया। 24 का 24 दिया 72 12 36 जीरो कितना आ गया 360। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 360। एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। कितना हो गया 360। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग जो चलते हैं वो चलते हैं यूक्लिडियम विभाजन एलोगोरिथम फॉर यानी कि एलोगोरिथम विधि द्वारा हम लोग मौसो ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि यूक्लिडियम विभाजन से। यूक्लिडियम, यहाँ से देखिए अगले जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो ज्ञात करना हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या सीखने वाले हैं, मौसो को ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। ध्यान से सब आदमी देखने का प्रयास करिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो यानी कि मौसो ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसका जो फार्मूला एक होता है ए बराबर बी इंटू क्यू है ना, प्लस में आर है ना। जहाँ ध्यान से देखिएगा, जीरो जो है हमेशा यानी कि जीरो से हमेशा जो होगा आर बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और आर से हमेशा जो होगा आर से हमेशा क्या बराबर होता है बताओ। आर से जो हमेशा बड़ा होगा वो बी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, बी क्या होगा, बी हमेशा बड़ा होगा। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर, ये लोग यानी कि यूक्लिड विभाजन का मेथड है। क्या है,
यूक्लिड विभाजन का मेथड है। और इसमें देखिए ए जो होता है हमेशा बड़ी होती है, ए हमेशा क्या होता है बड़ी होती है, और बी हमेशा क्या होता है छोटी होती है। बी हमेशा क्या होता है, बी जो हमारे देखने को मिलता है वो हमारा कैसा होता है छोटा होता है, बी हमारा छोटा होता है और ये कैसा होता है बड़ा होता है। बी हमेशा छोटी संख्या होती है और ए जो होता है हमारी बड़ी संख्या के रूप में देखने को मिलता है। तो बताइए आपको बताना है, देखिए ध्यान से आपको बताना है 867 का और 125, यानी कि इसका आपको इन लोग यानी कि यूक्लिड विभाजन से बताना है कि 867 और 125 का कितना महत्व यानी कि मौसो आएगा। मौसो ये दोनों का कितना आएगा, 800 कितना है 867 और 125 का मौसो यानी कि एचसीएफ को आपको बताने हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं फाइनली। ध्यान से देखिए ये क्या है फार्मूला है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बार, एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कितना दिया था 867 और 125 दिया। ये क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ये हमेशा बड़ा हो यानी कि 867 जो होगा वो हमेशा क्या होगा बड़ा ही दिखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ है ना ए बराबर 867 कॉमा बी बराबर क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर होता है ना। तो ए का मान कितना है 867 है, बराबर बी का मान है 125, क्यू का पता करना है, क्यू पता नहीं है तो इसको पता करना है हम लोग को। तो चलिए इस तरफ जो हम लोग लेते हैं वो रफ वाले ले लेते हैं, इधर हम लोग रफ लेते हैं, कॉपी में भी आप साइड में रफ कर सकते हैं। तो रफ करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो छोटे वाले को हम लोग बाहर रखते हैं, जिससे भाग देते हैं, अंदर में बड़ा वाले को रखते हैं। तो 125 से और 867 है, तो 125 से कितना से भाग दे कि 867 या 867 से कम आ सके और भाग लग सके। तो 3 मरतबा देख लो, 5 या 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 और 1 3 एका 3, बहुत कम आ रही है, 3 एका 3, तो कितना आ गया 375 यानी कि ध्यान से देखिए 5 या 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 हो गया, तो 375 तो आ ही रहे हुआ है ना, 375 देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा कितना से लगा दें बताइए। यहाँ पे हम लोग 6 से चले, 6 5 30 के 0, 12 3 15 के 5 6 1 7, 750 आ गया। चलो ठीक है आ जाएगा, ले घटाए 7 में 0 गया तो 7, 6 में से 5 गया तो 1 117 आ गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस वाले को यहीं पे रखेंगे, ये वाले को इधर ले आएंगे 125। अब फिर से भाग लगाइए, ये अंदर गया, कितना मरतबा 1 मरतबा 117। अब घटाइए 5 से 7 में जाएगा, यहाँ से ले 15, 15 में 7 गया तो 8 ही बच गया, 1 1 कट गया। और यहाँ पे क्या देंगे हम लोग और 117 देंगे, क्या देंगे 117 को लगाइए 1 मरतबा 8 आ गया, 3 आया, फिर 7 8 चौक 32, तो 32 आ गया, कितना बचेगा यहाँ 5 तरीके 8 आ गया यहाँ पे है ना। तो 8 आ गया तो 5 सेकंड 5 आ गया यहाँ पे, फिर क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा फिर से यहाँ पे 5 आ गया, फिर 3 एकान 3 यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे आ गया फिर 3 3 यहाँ पे देख लीजिए 2 और 3 है यहाँ पे, कितना 1 और 2 आ गया, फिर 1 आ गया यहाँ पे 2, तो 2 आ गया, कुल कट खुट के कितना आ गया एचसीएफ। तो भाजक बराबर क्या आंसर हो जाएगा 1, भाजक का मान 1, यानी कि 125 और 867 का जो एचसीएफ निकला है वो क्या निकल के आया 1 निकल के आया, क्या निकल के आया 1 निकल के आया। इसी को यहाँ पे हम लोग क्या करना है सजा देना, तो 125 हो गया यहाँ पे, तो 125 क्यू की जगह पे जो क्यू होगा वो 6 होगा है ना, प्लस में जोड़ किसको करेंगे हम लोग 117 को करेंगे, किसको करेंगे 117 को। फिर इसको हम लोग अब ए वाला जो बन गया वो बी ए बन गया ए, यानी कि 125 अब ए बन गया, फिर से बराबर इसका बी कौन बना 117 बना, 117 इसका बी बना है 17, 120 गुना में कितना हो 1 और प्लस में जो हो जाएगा है ना, प्लस में कितना हो गया 8 हो गया। फिर इसका
ए जो बना वो 117 बना, बराबर में अब यहाँ पे देखिए बी 8 बना और 8 चौक 32 हो गया, नहीं 114 और प्लस में कितना हो गया 3 दिया है, कितना दिया है 3। इसी प्रकार से इसका आते चला जाएगा, इसी प्रकार से इसका आते चला जाएगा। यही क्या हो गया यूक्लिड विभाजन हो गया। क्या हो गया यूक्लिड, यानी कि मौसम निकालने का यूक्लिड विभाजन विधि हो गया। बात समझ में आ गई होगी, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन अब आने वाली है, बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग सीखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ्स का है, एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले 1.1 का, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा। आपकी जो एनसीईआरटी किताब होगा, ये वाली जो किताब, इसका कवर फिलहाल फट चुका है कवर। ये एनसीईआरटी आपकी किताब है ना, इसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई, है ना, कोई भी धनात्मक विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार से है, तो उसको बताना है, जहाँ q जो है क्या है, कोई पूर्णांक होगा। इस बातों को हम लोग क्या करना है, बताना है, प्रूफ करके दिखलाना है। तो प्रूफ करके दिखलाना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, कितना मान लिया, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, कितना मान लिए, a है। बताइए b की जगह पे क्या हो सकता है, b की जगह बताइए, फार्मूला देखे थे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, देखे थे ना। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा होगा 6q+1, यहाँ पे देखिए q है, यहाँ पे क्या होगा b, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा b, तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, देखिए 5q और प्लस में 1 कर दे, तो b किसके जगह, b की जगह पे क्या है 5, तो b का मान क्या हो जाएगा 5। अगर दूसरा कोई क्या दे कि 2q प्लस में 1 कर दे या 2q प्लस में 2 कर दे, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे क्या होगा 2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, तो यहाँ पे b का जो मान बनेगा वो 6 बनेगा, क्या बनेगा 6, b का क्या मान बनेगा 6, तो b बराबर हम लोग कितना देंगे
6। तो धनात्मक पूर्णांक कितना ए, बी बराबर कितना देंगे हम लोग 6, बी बराबर कितना देंगे 6, बी बराबर हो जाएगा आपका 6 हो गया, कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए आइए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर ध्यान से देखिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर जो हमेशा होगा, आर जो हमेशा होगा वो हमेशा होगा जो आपका बी होगा उससे छोटा होगा, किससे होगा बी से, यानी कि आर जो होगा बी से छोटा होगा, क्योंकि जहाँ करके आपको दिखाए हुए थे ऐसे करके आर यानी कि बी, बी इधर जो फैला भाग वो बड़ा है और इधर नुकीला वो छोटा है, यानी कि आर से बी बड़ा होगा, यानी कि आर का जो मान होगा बी से हमेशा छोटा हो। तो 6 तक है तो इसका क्या होगा 5 तक होगा, 0 1 2 3 4 5 इसमें से कोई होगा, है ना, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता क्योंकि बी का मान कितना है 6, तो 0 से लेके 5 तक ही आर का मान हो सकता है। इस बातों को हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड अविभाज्य, किससे आप करेंगे यूक्लिड विधि से, यहाँ पे लिख दिए यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि से। अब ये यूक्लिड विधि से इसे सॉल्व कर देंगे, तो यूक्लिड विधि यानी कि ए बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू बराबर क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से सबका मान रखते जाइए, आर, आर का मान एक बार 0 ले लीजिए, सिद्ध करना है तो आर का मान एक बार 0 ले लीजिए, कॉमा ए बराबर बी कितना है, बी 6 है, 6 इंटू क्यू कितना है, क्यू नहीं है तो क्यू दे दिए, प्लस आर कितना है 0 तो 0 दे दीजिए, करेंगे तो कितना आ गया 6 इंटू क्यू प्लस में 0 जोड़ेंगे कितना है 0 दिया, 6 क्यू आ गया, कितना आ गया 6 क्यू आ गया। अगर आर का मान 1 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, ए का ए हो गया बराबर 6 का 6 हो गया, बी की जगह पे क्यू का क्यू हो गया, प्लस में 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया ए बराबर कितना है 6 इंटू क्यू प्लस में 1 आता है। अगर हम ध्यान से देखिए आर का मान 2 रखते हैं तो क्या होता है 6 का जगह पर, यानी कि बी की जगह पे 6 का मान, यानी कि बी कितना है 6 ही है तो 6 दे दिए क्यू प्लस में आर का मान कितना का है 2, तो 2 देते हैं, यहाँ से देखिएगा ए बराबर, है ना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस में 2 आ गया, है ना, कितना आ गया 2। यानी कि इस प्रकार से हम लोग मान अगर आर का मान 3 रखते, क्या रखते 3, तो ए बराबर क्यू इंटू 3 प्लस में कितना होगा 36 का 18, नहीं ये क्यू का मान नहीं है, क्यू हो गया यहाँ पे 3, आर का मान रखे तो 6 क्यू प्लस में 3 हो गया। इसी बात को अगर 4 रखे तो क्या होगा 4 ए बराबर 6 इंटू क्यू प्लस में 4, तो कितना हो गया 6 क्यू इंटू प्लस में 4, कितना आ गया 4, 5 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इस बातों को हम लोगों ने प्रूफ कर पाया कि अगर एक यानी कि धनात्मक पूर्णांक ए है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यही प्रूव करना था कि 6 क्यू प्लस 1 यानी कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो या 6 क्यू प्लस 1 या कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 है या ई 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में व्यक्त होता है, तो जहाँ क्यू कोई पूर्णांक, इस बातों को सिद्ध करके हमको बताना था। तो यहाँ ये आपके 100% सिद्ध हो गए हैं, श्योर है कि ये डेफिनेट सही है ना। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब 2 क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए और मिलते हैं एक अगली धमाल वीडियो में। और इसका 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया, तो आपको इस दोनों क्वेश्चन का, सिर्फ 2 क्वेश्चन का पर्सनली वीडियो बना के दिया जाएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोनों क्वेश्चन भी आए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए इतना के लिए थैंक यू, है ना। सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे ग्रोथ भी करने का प्रयास करिए।